हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरुकुल बाई एसके में। हम एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन की रैपिड रिवीजन क्लास की सीरीज चला रहे हैं और यह दूसरी क्लास है। यदि आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है जिस पर जाकर आप वह क्लास देख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक इस रैपिड रिवीजन सीरीज में कवर हो जाएं और आपको सामान्य अध्ययन के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर ना रहना पड़े। आप क्लास को कुछ कार्य करते हुए भी सुन सकते हैं। यदि इस क्लास को आपने 2 से 3 बार सुन लिया तो आपको सारे तथ्य याद हो जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज हम इस क्लास में 3 टॉपिक कवर करेंगे। भारत के भूगोल से भौतिक विभाजन, आधुनिक भारतीय इतिहास से गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, और मध्यकालीन इतिहास से दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाब वंश हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। भौतिक विभाजन। तो हमारा पहला टॉपिक है भौतिक विभाजन। हिमालय अल्पाइन क्रम का नवीन वलित पर्वत है जिसमें विश्व की अनेक सबसे ऊंची चोटियां हैं। हिमालय अल्पाइन क्रम का नवीन वलित पर्वत है जिसमें विश्व की अनेक सबसे ऊंची चोटियां हैं। हिमालय युवा एवं विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। हिमालय युवा एवं विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर, कुछ प्रामाणिक स्रोतों से 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर, कुछ प्रामाणिक स्रोतों से 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पुराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पुराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है, मतलब भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा
रूपांतरित सैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा है तट एवं द्वीप। तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा तट एवं द्वीप। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई और इसकी जो औसत चौड़ाई है लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई और औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहा जाता है। मध्य हिमालय में ही पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय या पार हिमालय स्थित है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय या पार हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ मतलब तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। तिब्बत कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। अरावली अवशिष्ट पर्वत
रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। अरावली अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के लिए विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के लिए विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि। सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग हैं। सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग हैं। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग हैं। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मेलन स्थल पर स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मेलन स्थल पर स्थित हैं। मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जंक्शन पॉइंट पर नीलगिरी पहाड़ियां पड़ती हैं। डोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। डोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर। डोडा बेट्टा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? डोडा बेट्टा चोटी की ऊंचाई 2637 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है ये। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। कार्डमम पहाड़ियों पर इलायची, जिसको अंग्रेजी में कार्डमम कहा जाता है, की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। कार्डमम पहाड़ियों पर इलायची, इंग्लिश में नाम कार्डमम, की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेबराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। सेबराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित हैं। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित हैं। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित हैं। मैकाले श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में विस्तृत है। मैकाले श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में विस्तृत है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी सर्वाधिक ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेट्टा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेट्टा की ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बछेंद्री पाल
कौन? बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। K2 पाक अधिकृत K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, फिर दूसरे नंबर पर K2 जो कि पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ हमारा ये भारत के भूगोल में भौतिक विभाजन वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब चलिए हम आधुनिक भारत के टॉपिक गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय को पढ़ते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। कार्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कार्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कार्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कार्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कार्नवालिस द्वारा किया गया था। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कार्नवालिस द्वारा किया गया था। कार्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कार्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। लॉर्ड वेलेजली, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा, की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य। क्या? लॉर्ड वेलेजली, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा, की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने
कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। इनका कार्यकाल क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो गवर्नर जनरल काल था वो 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक था। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ दी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। रेल यात्रा का प्रारंभ दी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। डलहौजी के कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। डलहौजी के कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। धोंदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। धोंदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1870 ईस्वी में घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में घोषित किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी के बीच हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी के बीच हुआ था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। कुशल अकर्मण्यता शब्द का J.W.S. वाइली ने
एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। कुशल अकर्मण्यता, मास्टरली इनएक्टिविटी शब्द का JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से लेकर 1872 ईस्वी के मध्य था। लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। यह दोनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुई तथा लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली आफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अर्सनिक पेरी ने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। अर्सकिन पेरी ने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। सर सीपी इल्बर्ट ने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। सर सीपी इल्बर्ट ने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगाई गई। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगाई गई। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था, इसलिए उन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था, इसलिए उन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी।
यहाँ पे यह हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास का गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब चलिए मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक दिल्ली सल्तनत, जिसके अंतर्गत आज हम गुलाम वंश पढ़ेंगे, प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है गुलाम वंश। क्या है हमारा तीसरा टॉपिक? गुलाम वंश। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक को कुरान खां, कुरान का पाठ करने वाला के नाम से जाना जाता है। ऐबक को कुरान ख्वां, कुरान का पाठ करने वाला, ऐबक को कुरान ख्वां, कुरान का पाठ करने वाला के नाम से जाना जाता है। गौरी ने ऐबक को अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया था। गौरी ने ऐबक को अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया था। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराया था। उसकी राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराया था। उसकी राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल है, में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। गुलाम का गुलाम ऐबक, जो स्वयं गुलाम था, का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। 1205 और 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ था। 1505 और 1506 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ था। गौरी ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया था।
गौरी ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया था। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किया। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा इल्तुतमिश ने शुरू की। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा इल्तुतमिश ने शुरू की। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर ए दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर ए दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जिनका कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी था, उसे सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, उन्हें सत्याच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति बलबन भी इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश की भांति बलबन भी इलबरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। रजिया के काल में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के काल में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने अपना पहला सेना मंत्री दीवान अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था। यहीं पर हमारा मध्यकालीन इतिहास का गुलाम वंश समाप्त होता है।
फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं नई क्लास के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।